हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। कैसी तैयारी चल रही है बच्चों आप लोगों की। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का टाइम तो आपका बहुत पास है और सिलेबस ख़त्म होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना दूँ। साथ ही साथ बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस करता चलूँगा आपसे। ठीक है, तो ठीक है। अभी तक आपने हमारा एक्सेलरेशन का ये वीडियो देख लिया होगा और आपको चीज़ें कुछ हद तक तो समझ में आ ही गई होंगी। अब अभी तक मैंने एक्सेलरेशन में आपको जो पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ और समराइज करके मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है मेरी चीज़ों को। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलता है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स जिसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, या यूँ कह सकते हैं कि अभी तक हमने एक्सेलरेशन में जितना पढ़ा उसका मेन कंक्लूजन क्या था। हम मेन कंक्लूजन को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 से 5 पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक इसी नई एक्सेलरेशन में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। 2 तरह की एक्सेलरेशन होंगे वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी 2 तरह की होती थी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। फिर फर्दर वो 2 तरह की होती थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इसी तरह से ये भी होगा, एक्सेलरेशन भी 2 तरह का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम उसको आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा टारगेट है कि हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन बता दें, फिर ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर टाइम होगा तो हम इसी में बता देंगे, अदरवाइज इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कंक्लूजन क्या निकला एक्सेलरेशन का अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वो लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहला गोल्डन की पॉइंट्स या पहला कंक्लूजन है कि अगर पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में देन इट्स पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लीजिए पार्टिकल किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो इसकी पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रही है लेकिन डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब तो यही है ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। हियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एंड मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ये कैसा मोशन है बेटा? इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। कि पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चल रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है मेरे बच्चे, तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। स्ट्रेट पाथ का मतलब ये होता है कि पार्टिकल अपनी वेलोसिटी लगातार बढ़ा रही है और लगातार बढ़ा रही है यूनिफॉर्मली, मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स्ड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है इसका मतलब पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन का पाथ है। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं, एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं 25 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आप क्या समझते हैं? कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, पहली बात तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब थोड़ी होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। नो, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज इंक्रीजेस। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं एक बात बता देता हूं, अगर पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो वेलोसिटी की चेंज नहीं होने का मतलब है कि पार्टिकल ने अपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया और पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पहले भी कितनी थी, मान लीजिए v1 थी, और बाद में भी कितनी है, मान लीजिए v1 है। अभी भी वेलोसिटी v1 है और अभी भी वेलोसिटी कितनी v1 है, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे भी 25 मीटर पर सेकंड है। मतलब उसने अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं किया। तो इस केस में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा।
क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। और वेलोसिटी में अगर चेंज जीरो हो गया इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। इस केस में बॉडी में कितना एक्सेलरेशन होगा, जीरो। तो हम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा मेरे बच्चे। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कभी नहीं होगा। इसे बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर बॉडी ने, अभी देखिए स्ट्रेट लाइन का केस मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रेट लाइन का पूरा मोशन चल रहा है। पहली बात, स्ट्रेट लाइन के मोशन में अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका मतलब ये रहा है कि वो अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो इसके एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बॉडी अपनी वेलोसिटी को किस तरह से बढ़ाएगा, कह रहा है ना वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के लीनियरली वेरिएबल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अभी भी v1 है और t समय के बाद भी v1 है, मतलब पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करी है। और पार्टिकल ने अपनी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करी है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड वाइज है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। बात ही समझ में आई कि अगर पार्टिकल की स्पीड, देखो बहुत ध्यान से याद रखना। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इससे दो चीजें सामने निकल के आती हैं। पहला, इट एक्सेलरेशन मे बी जीरो। और इसका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब उसने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करी है। और इट एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो, इट एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो। इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं भी हो सकता। कब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, जब वो अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करती चलेगी। डायरेक्शन तो भाई स्ट्रेट लाइन के मोशन में डायरेक्शन तो फिक्स है ना, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो रहा है। हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है पूरे रास्ते, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बात आपको समझ में आई। पहली बात देखो सामने आपकी चीजें हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के मोशन में पार्टिकल का या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात दूसरी, जो इसी में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसको रफ कर दे फटाफट, इसको रफ कर दे, इसको कॉपी करिए। अच्छा, पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या इसकी ट्रैजेक्टरी सिर्फ स्ट्रेट लाइन की होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन की भी हो सकती है। और दूसरी है पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कैसे होती है? ट्रैजेक्टरी मतलब होता है पाथ। ट्रैजेक्टरी कैसे हो सकती है? पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी भी हो सकती है, पैराबोलिक। इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक भी हो सकती है। कैसे? ऐसे देखो, पार्टिकल अगर पैराबोलिक मोशन कर रहा है, ये हम मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। ये मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है। मान लो पार्टिकल को आपने यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंका और पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो पार्टिकल की इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा। अब एक बात बताना, पार्टिकल ये है, कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा, कुछ देर के बाद 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 यहाँ पे आएगा, और फाइनली पार्टिकल यहाँ पे चला जाएगा। पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है? ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। पार्टिकल यहाँ पे होगा तो अभी भी ग्रेविटी कहाँ लगेगी? नीचे। पार्टिकल ये है, अभी भी ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। पार्टिकल में अभी भी ग्रेविटी लग रही है नीचे। हर एक जगह पे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान या पूरे पैराबोलिक मोशन के दौरान पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और जिसकी डायरेक्शन कैसी है? जिसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। जिसकी डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करे, पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में भी ट्रेवल कर सकता है। मतलब पैराबोलिक मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर सकता है, टू डायमेंशन मोशन में भी पार्टिकल घूम सकता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन वहां कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पे एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी। तो सर्कुलर मोशन को हम सर्कुलर मोशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब एक बात याद है कि पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन की भी हो सकती है और पैराबोलिक भी हो सकती है। बस ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, बने रहिए। तो बेटा ये बात तो 100% ट्रू है कि अगर पार्टिकल ऐसा पैराबोलिक मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर इसकी देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार देखो चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बोल भाई। और वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखो, बहुत अच्छी तरीके से बैठा के रखो कि जब पार्टिकल पैराबोलिक मोशन करता है या प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन भी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर पार्टिकल ने पैराबोलिक मोशन करना स्टार्ट कर दिया है या पार्टिकल ने कर्व मोशन स्टार्ट कर दिया है तो उसका एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा। और एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी की कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। याद रखिएगा, वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तब जाकर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। काफी छोटी छोटी बातें हैं जिससे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा स्ट्रेट लाइन की होगी, कभी भी कर्व वाली ट्रेजेक्टरी नहीं होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। जैसे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया चलना, अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो याद रखिएगा इसका स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्टरी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी नहीं होगी। दूसरी बात याद रखिएगा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है तब उसका एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा। इफ पार्टिकल इज मूविंग with variable velocity, then acceleration must be present, acceleration हमेशा प्रेजेंट होगा, इसमें डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा अगर वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो भी गोल्डन पॉइंट है। इस सारी पॉइंट्स को आपको नोट करना है मेरे बच्चे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं अपना नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। इफ अ पार्टिकल is moving with uniform speed in straight line, then acceleration must be zero, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, तो ऐसी बात है एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। और याद रखिएगा अगर कोई पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन कर्व में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी तो इसका एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा। इफ अ पार्टिकल is moving
विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड ऑन कर्व, किसी कर्व में, देन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट होती थी, स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता था, लेकिन पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके पास से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता था। तो पार्टिकल भले ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करे किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा लगेगा टुवर्ड द सेंटर। तो देखो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वही मैंने बोला कि अगर पार्टिकल अगर किसी सर्किल में किसी कर्व में अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। एग्जांपल के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आ गया। ये सारे गोल्डन की पॉइंट्स को अब अपनी कॉपी में बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट करिए बेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम देगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ, बने रहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बेटे। चलिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए दो तरह का एक्सेलरेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, एक आपका होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, है ना। तो दूसरा आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और ये है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और पार्टिकल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट है। हियर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कैसी है, कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहा है, पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई बेहतर तरीके से। और याद रखिएगा अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव तब करेगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर टाइम के ऊपर लीनियरली वेरिएबल है तभी पार्टिकल का मोशन कैसा होगा या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा। तो याद रखिएगा, इफ velocity of particle, if velocity of particle is linearly variable, linearly variable or directly proportional, directly proportional टू टाइम, अगर टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ही इसका मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा या यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाते थे पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे तो बोलते थे पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह से होता है पार्टिकल कवर इक्वल वेलोसिटीज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर पार्टिकल के पास इक्वल वेलोसिटी है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं, दूसरी बात आप कह सकते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल changes constantly with respect to time, with respect to time, with respect to time। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज हो रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी पार्टिकल ए से चलता है बी की तरफ, बी से चलता है सी की तरफ, सी से चलता है डी की तरफ। पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी थी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो देखो पार्टिकल
एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है और कांस्टेंट तरीके से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस कितना है 2 मीटर पर सेकंड। देखो 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकंड, 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकंड, 8 माइनस 6 2 मीटर पर सेकंड। अगर पार्टिकल हर 2 सेकंड पे अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, पार्टिकल हर 2 सेकंड पे अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, देखो यहाँ पे भी 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, यहाँ भी 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। अगर पार्टिकल इस तरह से एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है, फिक्स रेट से बढ़ा रहा है, तो दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ गई बात? अब पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाला जाए तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय कितने सेकंड? 2 सेकंड, तो दैट इज 2/2, इट कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं भी निकाल लो, चलो यहाँ निकालें, यहाँ निकाल के देखते हैं। मान लो एक्सेलरेशन यहाँ निकाल 8 माइनस 6 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना है 2 सेकंड, कितना हो गया 2/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पूरे रास्ते इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों है पूरे रास्ते इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट? क्यों है? क्योंकि उसने फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया है। 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है लगातार या घटा रहा है लगातार, तो इस प्रकार की एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, और पार्टिकल अगर अपनी वेलोसिटी को इस कांस्टेंट रेट से अगर बढ़ाएगा तो इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, और पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को इस कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा तो इसे यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन बोलेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये कहलाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहलाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, और पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है तो ये डिक्लेरेटेड मोशन कहलाएगा, डिक्लेरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, और दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी कांस्टेंट रेट से, और देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो ये कांस्टेंट रेट से तो इंक्रीज कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, मान लो अगर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को किस तरह से डिक्रीज करता, मान लो अगर मैं इसी तरह से बोलता कि लेट इट सपोज दैट कि पार्टिकल की अभी वेलोसिटी है मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद इसकी फिर 2 सेकंड के बाद t बराबर 2 सेकंड के बाद देखिए पहले 8 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखो हर 2-2 सेकंड पे वो अपनी वेलोसिटी को कितना डिक्रीज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है। 2 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। बोलो है कि नहीं? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करता है तो इसकी इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं डिक्लेरेटेड यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। और वेलोसिटी बढ़ाएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस बनेगा। 3 पॉइंट याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब इसी बात आ जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हियर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। कोई बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन कर रही है तो इसका मतलब होता है कि या तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस बट डायरेक्शन कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो भी इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, वेरिएबल वेलोसिटी का एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लीजिए बॉडी का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। बहुत ही बढ़िया वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट, लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो भी वो कैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और तीसरा केस ये बनता है कि अगर पार्टिकल के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वो कैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा? फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, हियर
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन of acceleration changes, direction of acceleration changes, then this kind of motion is called, या this kind of acceleration is called non uniform acceleration. क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ में आ रही है यहाँ पे चीजें किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है. अब दूसरा रीजन क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पे लीनियरली डिपेंड नहीं है. इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, इज नॉट लीनियर डिपेंडेंट टू टाइम, अगर टाइम पे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो भी वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वेलोसिटी कहाँ गई, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया. देखो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम की लीनियरली डिपेंडेंट कहाँ है? तो टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. या पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे बोल दी जाए टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1. तो देखो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है. तो इस प्रकार अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम से अगर इस तरह से अगर रिलेटेड होगी तो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. होप सो कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी. क्लियर है? तो चलिए आगे की तरफ. समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है. चीजें बहुत स्मूथ वे में आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्राफ का डिफरेंस क्या है कि जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल सकता है. लाइक दिस आपको ये ग्राफ मिल सकता है, आपको ये ग्राफ मिल सकता है, कोई भी ग्राफ मिलेगा, लेकिन आपका ग्राफ ही कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा. तो दोनों ग्राफ मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन कर रही है तो इसमें ग्राफ अलग तरीके से बन सकता है. पार्टिकल की वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ आपका ये बन सकता है. पार्टिकल की वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में हम अगर ग्राफ बनाएं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो ग्राफ आपका ये बन सकता है. तो कोई भी ग्राफ बनेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा. तो याद रखिएगा इस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा, इसमें कर्व ग्राफ होगा. लेकिन इस केस में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा. ठीक है, तो ग्राफ देखिए आपका ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस. ये ग्राफ भी आपका हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. और भी क्या हो सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है. तो मैंने बताया ग्राफ वाला सेक्शन तो मैंने बिल्कुल बचा के रखा है. ग्राफ वाले सेक्शन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. देखिए ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. हर तरीके के ग्राफ आपके पॉसिबल हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का. तो इस तरह से अगर आपको कहीं ग्राफ नजर आ रहा है तो कैसा एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है जी, क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गया. तो ये इसे बोलिए, देखो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. देखो इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये भी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. देखो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये है नॉन यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन. देखो इसमें भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये भी है नॉन यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन. तो ग्राफ से हम आपको समझा देंगे कि कौन से मोशन को कब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा ग्राफ कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां तक आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं. अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी जैसे कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दो तरह से कैटेगराइज किया था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे भी यहाँ पे भी होने वाला है. ठीक है ना. अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, अगर पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के ऊपर लीनियरली वेरिएबल है. तो इस केस में जो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन होगा, देखो इसे बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ऐसे भी, इसको भी बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. हम एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एवरेज एक्सेलरेशन को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. बोलो है कि नहीं? इसे बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. ये है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्म. फर्दर इसको आप और करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t, t2 माइनस t1. बोलो है कि नहीं? मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर. तो ये क्या है आपका? ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन. आसान है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन ये निकलता है. इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है.
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे आपने देखा था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है AINST। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dv/dt, dv/dt। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो टाइम का डिफरेंस है बहुत ही छोटा हो। देखो एवरेज एक्सेलरेशन हम एक बहुत बड़ी जर्नी के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन अगर मान लो जर्नी बहुत छोटी है, ये टाइम का डिफरेंस बहुत ही छोटा है, मतलब डेल्टा टी आपका वेरी वेरी स्मॉल अगर है, तो उस समय एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन एवरेज एक्सेलरेशन कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv/dt करके निकालेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर। और अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, मतलब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। याद रखिएगा, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर पार्टिकल मूव कर रही है, तब उस केस में उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका एवरेज एक्सेलरेशन और उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब आपस में बराबर हो जाता है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो भी इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, और ये इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तीनों तरह की एक्सेलरेशन आपस में बराबर हो जाते हैं। ये भी कब होते हैं, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव दो तरीके से कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में और पैराबोलिक में। मैं बता चुका हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक हम चीजों को रफ कर दें। ये तो बात कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हो गई। हम एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। हम वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो टाइम की लीनियरली वेरिएबल होती है, बस ये आप ध्यान रखिए। जैसे आपसे एग्जांपल कहा गया कि भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है ये है टू, मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो है 2t+1। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे डिपेंड कर रही है। The velocity of particle is depend on time linearly 2t+1। क्लियर। आपसे कहा गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालिए, पार्टिकल का निकालिए एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालेंगे भाई, dv/dt करेंगे। हम एक्सेलरेशन का क्या निकालने वाले, मैग्नीट्यूड dv/dt कर दो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, d/dt करोगे और 2t+1 करोगे। देखो 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या समझ में आया तुम्हें, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर टाइम की लीनियरली वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पे लीनियरली वेरिएबल होगी। और याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कहा गया भाई वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। चलिए बताइए एक्सेलरेशन कितना है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है भैया, 2 मीटर पर सेकंड की कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। आग बंद करके मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। नोट करिए फटाफट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालेंगे और एवरेज एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, vf माइनस vi। इसे हम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t2 माइनस t1 मतलब डिफरेंस इन टाइम ही होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नॉन, और ग्राफ याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये भी बन सकता है स्ट्रेट लाइन का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बन सकता है, देखो आपका ये भी ग्राफ बन सकता है। तो कई ग्राफ आपके पॉसिबल है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अब मैं तुमसे पूछूं यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन क्या होगा, मैं तुमसे पूछूं यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन क्या होगा। डिक्लेरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, मतलब वेलोसिटी घट रही है। अब वेलोसिटी कब घटेगी गुरुजी, वेलोसिटी कब घटेगी मेरे बच्चे, लाइक दिस। अगर मान लीजिए इस तरह का पार्टिकल अगर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इस तरह से डिक्रीज कर रही है तो एक तो स्ट्रेट लाइन है तो मतलब यूनिफॉर्म है, और क्योंकि वेलोसिटी घट रही है इसलिए क्या है, डिक्लेरेटेड मोशन है। तो ये डिक्लेरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया और ये दोनों एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ हो गए, बोल रहे हैं कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है और ये यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन का केस हो गया। क्लियर है।
ग्राफ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ, ग्राफ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन को खत्म करने के बाद हम पहले ग्राफ बताएंगे, उसके बाद हम आएंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पे, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता चल गया कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो रहा हो, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम वही दो चीज फाइंड आउट करते हैं, दो चीज निकालते हैं। एक आपका हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इत्तेफाक की बात ये होती है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ये अलग निकलता है, वो अलग निकलता है। फॉर्मूला सबका सेम है। एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं, डेल्टा वी को क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल, वेलोसिटी के चेंज होने में जितना समय लगा वो है डेल्टा टी, ठीक है। और ये बताइएगा, अगर मान लीजिए ये डेल्टा टी अगर टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर टाइम का इंटरवल बहुत ही छोटा है, तो उस समय एवरेज वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में चेंज हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा dv अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब जाकर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है। इत्तेफाक वाली बात देखिएगा, दोनों बराबर नहीं है। किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और ये क्या है, ये है पार्टिकल का एक्सेलरेशन ओवर अ जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, है ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ओवर द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या था। बस हो गया, कितना आसान है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, थ्योरी पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लेते हैं, कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, बने रहिए। बेटा पहला की पॉइंट ये है कि आपने देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन आपका ये निकला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये एक्सेलरेशन टर्म्स में एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो यहां पे लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग the direction of change in velocity vector, ठीक है ना। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड पॉइंट आप बताइए क्या होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों सेम साइड है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा। एक्सेलरेशन सपोर्ट वेलोसिटी, और जब इसका सपोर्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, वेलोसिटी इंक्रीज करा देगा। वेलोसिटी इंक्रीजेस। जस्ट इसका उल्टा देखिए,
अगर मान लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो वेलोसिटी को डिक्रीज करा देगा। एक्सेलरेशन अपोजेस वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को अपोज करेगा तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के केस में दोनों की डायरेक्शन बराबर होती है, याद रखिएगा। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ हैव सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ पॉइंट आप याद रखिएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ आर डिफरेंट। याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोथ आर डिफरेंट। कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिए, अब इसके बाद हम 1-2 पॉइंट आपको और कराएंगे, बने रहिए। ठीक है बेटा, देखो यहां से एक चीज और समझ में आती है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का अगर साइन सेम है, दोनों सेम साइन के हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, इफ साइन समझते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इफ साइन ऑफ ए एंड वी आर सेम, दोनों सेम हैं, देन ये कंडीशन अप्लाई होगी। इफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, अगर दोनों अलग अलग साइन है, या इसको बोल सकते हैं अपोजिट साइन है, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, मतलब स्पीड डिक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखिए, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। देखो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब स्पीड डिक्रीज करेगी। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, 6th पॉइंट बता रहा हूं, अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। साइन ऑफ वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करती है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। लेकिन एक्सेलरेशन को जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। बट साइन ऑफ एक्सेलरेशन को जो साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इंडिकेट, ये सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट डू नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता। अगर बोले कोई पार्टिकल है वो रिटार्डेड मोशन कर रहा है तो इसका मोशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, याद रखना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर ध्यान रखना कि वेलोसिटी का साइन बताता है कि मोशन की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। बट एक्सेलरेशन का जो साइन है वो बताता है कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है या डिक्लेरेटेड मोशन में है ना। पॉजिटिव साइन समझ में आ गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन अगर सेम होगा, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम होने का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो याद रखिएगा ये केस बनेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और दोनों का साइन अपोजिट मतलब होता है कि मान लीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या वेलोसिटी नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, इसको आप अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से इसको लिख के रखिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। न्यूमेरिकल्स जब आप अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो आपको वो न्यूमेरिकल्स तभी हिल पाएंगे जब आपको ये बेसिक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोल्डन की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बता दिया है।
और एवरेज एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस मैंने बता दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ अलग अलग तरीके से ग्राफ बनता है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, ग्राफ को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का पार्ट बाद में लेकर आएंगे। पहले अब हम लोग ग्राफ देखेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के केस में। अच्छा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म केस में, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।